मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। धान खरीदी के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा आगामी 13 जनवरी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में करेगी आंदोलन। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% पहुंची। और केंद्र सरकार ने राज्यों से बर्ड फ्लू के लक्षणों का पता लगाने, पक्षियों पर निगरानी रखने को कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश का अगला सरकारी मेडिकल कॉलेज जांजगीर चांपा जिले में खोला जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर में कल किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने किसानों के प्रति किए गए अपने वायदों को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने के लिए वचनबद्ध है। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना काल की कठिन चुनौती के बावजूद हमने विकास कार्य की गति को धीमा होने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 11,000 ग्राम पंचायतों में गौठान बनाए जाएंगे। ये गौठान केवल गाय और बैलों के आराम गाह नहीं, बल्कि ग्रामीणों के लिए संपूर्ण आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। सम्मेलन को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर के पास ग्राम पेंड्री में नवनिर्मित बहुदिव्यांग स्कूल भवन का उद्घाटन किया। ये राज्य का 5वां बहुदिव्यांग स्कूल है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंध मूक बधिर विद्यालय पामगढ़ के दिव्यांग बच्चों द्वारा राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार की सुमधुर प्रस्तुति की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बहुदिव्यांग स्कूल परिसर में एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चों से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि इस बहुदिव्यांग स्कूल में 50 बच्चों के लिए विविध विधाओं में प्राथमिक स्तर तक शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में धान खरीदी की तैयारियों में कमी के लिए भाजपा ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। धान खरीदी के दौरान अव्यवस्था के खिलाफ भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन, भुगतान और बारदाने की कमी राज्य सरकार की विफलता है। बारदाना की कमी यहाँ पर बतलाई जा रही है, जबकि सरकार को पूरा ज्ञात रहता है कि कितना धान साल में खरीदना है और उतना धान के लिए कितना बोरा गठान की आवश्यकता होती है। इसकी तैयारी भी सरकार को करनी चाहिए, लेकिन वो तैयारी भी उनकी कोई पूरी नहीं है। आज अनेक धान खरीदी केंद्र में पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कि बारदाना की कमी के कारण धान खरीदी संभव नहीं है। श्री साय ने कहा कि सरकार की इन्हीं अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के खिलाफ भाजपा आगामी 13 जनवरी को प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी। देखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि आने वाले 13 जनवरी को प्रदेश के हर विधानसभा में जंगी प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 22 जनवरी को हर जिला मुख्यालय में जंगी प्रदर्शन होगा। और इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।
इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अग्रपंक्ति के पदाधिकारी प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन अग्रवाल ने बेमेतरा पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही लोगों के हित से जुड़े मुद्दों को लेकर व्यापक तरीके से मुखर होगी और सत्ता पक्ष पर उसकी घोषणाओं को पूरा करने के लिए दबाव डालेगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी और अन्य मुद्दों पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि राज्य सरकार बारदाना नहीं होने की बात कहकर धान खरीदी में अव्यवस्था को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था राज्य को स्वयं करनी होती है। प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों से सीख लेनी चाहिए, जहां बारदाने की कमी नहीं है। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर पुलिस विभाग मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। इस बारे में दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर नियंत्रण के लिए सरकार ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनेक सीमावर्ती जिलों के चेकपोस्ट पर पुलिस द्वारा वाहनों की सघन जांच की जा रही है। सभी जगह बैरियर लगाए गए हैं, उसमें गाड़ियों का जांच होता है, डिक्की को देखना, सामने देखना, सारा जहां जहां छुपाया जा सकता है वो। इसीलिए आप देखेंगे सर्वाधिक गांजा अलग अलग स्टेट से जो आया, कई क्विंटल उसको पकड़ा गया है। तो चेकिंग पॉइंट लगा है और बीच में भी सरप्राइज चेकिंग करते हैं किसी भी गाड़ी को रोककर। हमारी मुखबिर तंत्र को भी मजबूत कर रहे हैं, वहाँ से भी जानकारियाँ मिलती हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से मादक पदार्थों की तस्करी में कमी आई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित मामलों की कुल संख्या में से केवल 2.19% सक्रिय मामले ही अब शेष बचे हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,41,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच की गई है। वहीं यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 29,256 लोगों में कोविड संक्रमण की जांच की गई। मंगलवार को 1,021 लोग संक्रमित पाए गए। सर्वाधिक संक्रमित रायपुर जिले में मिले हैं। यहां संक्रमण के 231 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दुर्ग जिले में 103 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए तत्काल हर संभव कदम उठाएं। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल और कुछ अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत होने के बाद केंद्र ने ये निर्देश जारी किया है। केंद्र ने ये चेतावनी दी है कि ये फ्लू मनुष्यों और अन्य पालतू पशु पक्षियों में फैल सकता है। मुख्य सचिवों को भेजे एक नोट में पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि इस बीमारी के लक्षणों पर नजर रखने के लिए पक्षियों की निगरानी की जाए। मंत्रालय ने ICAR के भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस रोग से मुर्गियां प्रभावित हुई हैं और मुर्गियों से ये जंगली पशु पक्षियों तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के मोर जमीन मोर मकान योजना को केंद्र ने पुरस्कृत किया है। इसी कड़ी में धमतरी नगर निगम क्षेत्र में
अंजू साहू और मुमताज बेगम के मकानों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। हितग्राही अंजू साहू ने बताया कि पहले वे कवेलू वाले मकान में रहते थे, बाद में आवास योजना की जानकारी होने पर इसके लिए आवेदन किया गया। इसमें जो राशि मिली उसमें अपनी रकम जोड़कर हमने ये निर्माण कार्य करवाया है। पहले हम लोग का मकान कच्चा मकान था, कवेलू का था। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती थी हम लोग को। फिर ये पीएम आवास योजना के बारे में हमको पता चला, निगम से आए थे, उन्हीं लोग बताए कि जो कच्चा मकान है उसको पक्का बनाने का है। तो उन लोग बताए, फिर हम अपना आवेदन वगैरह डाल दिए हम, तो हमारा आवेदन पास होके आ गया और ये हमको 4 किस्तों में मिला है इसका पैसा। जो राशि हमको शासन से मिली उसमें और अपना पैसा भी लगाए हैं और ये अपना कच्चा मकान था वो आज पक्का बन गया और आज हम लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। हमको ये अच्छा सर्वश्रेष्ठ मकान का भी पुरस्कार मिला, बहुत अच्छा लगा हमको। वहीं एक अन्य हितग्राही मुमताज बेगम ने कहा कि अन्य लोग भी इस योजना का लाभ लेकर पक्का मकान बनवा सकते हैं। मुमताज बेगम ने योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। पहले हम लोग का मकान कच्चा था और बहुत सीट वगैरह भी टूट गया था, बकरी वगैरह कूदने से नुकसान हो गया था और पहले रोड भी नहीं बना था, एकदम गड्ढे में था हमारा घर। तो इसलिए हम लोग उसको अब बनाए तो अच्छा भी लगा और अच्छे से भी हैं। और मैं तो ये कहूँगी जिस तरह मेरे को मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में नंबर 1 में मेरा घर आया वैसे ही हर किसी का है और मैं प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धमतरी नगर निगम आयुक्त आशीष टिकरिया ने बताया कि धमतरी के 2 हितग्राहियों को पुरस्कार दिया गया, जो गौरव की बात है। धमतरी नगर निगम क्षेत्र के 2 हितग्राही हैं, अंजू साहू जी हैं और मुमताज बेगम जी हैं। इनको जो है बेस्ट घर बनाने के लिए अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और उनके द्वारा जो है स्वयं की लागत से काफ़ी सुंदर मकान बनाया गया था, जिसको एप्रिसिएशन मिला है। और बाकी जो हितग्राही हैं उनको भी इससे एक मोटिवेशन मिला है। हमारे जो आर्किटेक्ट हैं, जो CLT से हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जो शासन से जो उनको अनुदान मिल रहा है उसके अलावा स्वयं का जो लागत है वो लगा करके एक बेहतर आवास बना सकें। श्री टिकरिया ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना की पात्रता के लिए हितग्राही के पास स्वयं की जमीन का होना आवश्यक है, साथ ही उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 2000 मकान बनाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत धमतरी नगर निगम क्षेत्र में लगभग 2000 आवास ऐसे हैं जो स्वीकृत हुए, जिन पे काम चल रहा था और इसमें से 1615 मकान जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो मकान है उनमें लगातार काम चल रहा है। हितग्राहियों के खाते में पैसा नगर निगम द्वारा समय समय पर प्रेषित किया जा रहा है। जो भी हितग्राही इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनके लिए क्राइटेरिया यह है कि उनकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से अधिक ना हो। दूसरा, उनका जो स्वयं का नाम पे ज़मीन हो, चाहे वो रजिस्ट्री वाली ज़मीन हो चाहे पट्टे की ज़मीन हो, ये 2 कंडीशन अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो इस योजना के लिए एलिजिबल होते हैं। और इस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना न सिर्फ लोगों को छत मुहैया करा रही है बल्कि अच्छे और पक्के घर में रहने का उनका सपना भी पूरा कर रही है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। धान खरीदी के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा आगामी 13 जनवरी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में करेगी आंदोलन। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% पहुंची। और केंद्र सरकार ने राज्यों से बर्ड फ्लू के लक्षणों का पता लगाने, पक्षियों पर निगरानी रखने को कहा।
समाचार के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क ज़रूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।